Hello children, how are you? कल हम लोगों ने पृथ्वी के स्थल रूप शुरू किए थे। उम्मीद है आप लोगों को वो जितनी भी बात कल मैंने बताई थी वो समझ में आ गई होगी। कल जो पढ़ा था उसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कल हमने पृथ्वी के स्थल रूप इसके बारे में पढ़ा था। मीन्स लैंडफॉर्म्स, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी बना है वो। उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था स्थलाकृतियाँ, मीन्स टोपोग्राफी। तो स्थलाकृतियाँ क्या था? पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियाँ, मीन्स जो भी पृथ्वी पर बने हैं, ठीक है, सरफेस पे जो भी शेप और साइज बने हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? टोपोग्राफी कहलाते हैं, स्थलाकृतियाँ कहलाते हैं। फिर सेकंड टर्म हमने पढ़ा था उच्चावच, मीन्स रिलीफ। वो क्या था? वो था धरातल की ऊंचाई और नीचाई से बनने वाले जो प्रतिरूप हैं, यानी कहीं पे धरातल ऊपर है कहीं नीचे है, तो इस ऊपर नीचे से जो भी प्रतिरूप या पैटर्न बनते हैं किसके ऊपर? धरातल पर, वो क्या कहलाते हैं? उसका उच्चावच कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हमने आगे बात की थी धरातल पे हमें तरह तरह की आकृतियाँ मिलती हैं, जिनमें आपके महाद्वीप, महासागर, ओशन, कॉन्टिनेंट्स, ठीक, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात आपसे की थी कि धरातल के उच्चावच के आधार पर, यानी उसकी ऊंचाई नीचाई के आधार पर हमें जो भी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, दिखती हैं, उनको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें हमने 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया था, 3 श्रेणियों में बांटा था। और वो 3 श्रेणियाँ कौन सी थी और किस श्रेणी में क्या चीज़ हमने रखी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि धरातल की ऊंचाई नीचाई या उच्चावच के आधार पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। 3 में से फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें कौन कौन है तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है, ये हुए हमारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच। फर्स्ट पार्ट के हमारे रिलीफ, इनको हम तीन भागों में बांट करके, पहले वाले में हमने किसको किसको रखा है? पहले पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हमने 2 चीज़ों को डाला है, जिनमें से हमारा फर्स्ट है महाद्वीप, ठीक है बच्चों, फर्स्ट महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, और सेकंड हमारा महासागर, महासागर। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। इनको हमने, बड़े बड़े जो हमारे भाग हैं उनको हमने प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में रखा है। फिर हमारे सेकंड पार्ट आता है, तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं।
सेकंड पार्ट हो गया हमारा। इस सेकंड पार्ट में हमने रखा है पर्वत, सेकंड पठार और थर्ड मैदान। सेकंड में हमने किसको किसको रखा है, पर्वत, पठार और मैदान में। फर्स्ट में हमने रखा था महाद्वीप और महासागर को। ठीक, ये हमारे दो श्रेणी हो गई। उसके बाद हमारी आती है तीसरी और लास्ट श्रेणी। तो थर्ड पार्ट में हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक, ये हमारा थर्ड हो गया। लास्ट, फर्स्ट में महाद्वीप महासागर, सेकंड में पर्वत पठार मैदान और थर्ड में बाकी और जो बचते हैं आकृतियां हमारी वो आएंगी, जैसे कि नदियां, फिर हमारी घाटियां, फिर हम कह सकते हैं डेल्टा और टीले आदि। ठीक है बच्चों, थर्ड में हमारा क्या हो गया, नदियां, घाटियां, डेल्टा और टीले। इसके बाद अब आप जानते हैं कि किसी भी जो जगह की या लैंड की जो स्थलाकृति होती है उसका निर्माण कैसे होता है, या उनमें किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की भूमिका, रॉक्स की बहुत बड़ी उनका रोल होता है। शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, अब अगर किसी जगह की शैल कड़ी होंगी, कठोर होंगी, तो उनका जो है टूटना फूटना कम होगा, और अगर किसी जगह की शैल मुलायम होंगी तो उन शैलों का टूटना फूटना बहुत अधिक होगा और वो धीरे धीरे टूट करके मिट्टी में बदल जाएंगी। तो इस तरीके से वहाँ की स्थलाकृतियाँ धीरे धीरे घिस करके खत्म हो सकती हैं।
और वो धीरे धीरे शिलाकृतियाँ खत्म होकर के मैदान में पूरा क्षेत्र बदल सकता है। तो इसलिए जो भी किसी भी क्षेत्र की शिलाकृति, जो वहाँ का लैंडफॉर्म टोपोग्राफी है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उस जगह की, उस क्षेत्र की शैलों की होती है, क्योंकि वो क्षेत्र उन्हीं शैलों से निर्मित होता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात है कड़ी यानी हार्ड एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत पहाड़ियाँ तथा पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीन्स अगर किसी, जैसे ये बात कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की, पर्वतों, पहाड़ों और पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी कड़ी चट्टानें हैं, अभी ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर चट्टान कड़ी होगी तो वो जैसी है वैसे ही खड़े रहेगी, उसमें टूट फूट कम होगी, उसका घिसाव कम होगा। अगर चट्टान मुलायम है तो वो जल्दी घिसेगी, जल्दी टूटेगी फूटेगी और जल्दी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही बात वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर चट्टान हमारी कड़ी होगी, मजबूत होगी, तो उससे पर्वतों, पहाड़ियों और पठारों का निर्माण होगा। अगर वो मजबूत नहीं होगी तो वो घिस जाएगी, कण कण में बदलेगी, चूर्ण में बदलेगी और वो मिट्टी के तरह से बन जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमारे जो धरातल पर पर्वत, पहाड़, पठार, ये स्थलाकृतियां हैं, इनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है? हमारी हार्ड और स्ट्रॉन्ग रॉक्स का है, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटो बनाने में और आपका फील्ड बनाने में। इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको क्या है? स्ट्रॉन्ग और हार्ड रॉक्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, तो ये पर्वतों, पहाड़ों और पठारों का निर्माण नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये मिट्टी और बालू में बदल जाएंगी। अगली बात, इसके जस्ट अपोजिट, अगर हमारी चट्टानें इसके विपरीत, दूसरी बात, इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानें जैसे
आपकी चिकनी मिट्टी, बालू, आदि से मैदान, टीले, छोटी पहाड़ियाँ, आदि निर्मित होती हैं। अभी हमने ऊपर बात की कि पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह मजबूत और अडिग खड़े रहने के लिए हमको मजबूती की जरूरत होगी। हम तभी मजबूत होकर के खड़े हो पाएंगे जब हमारा निर्माण मजबूती से होगा। तो पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियों के लिए या छोटी छोटी पहाड़ियों के लिए हमें मजबूत चट्टानों की जरूरत होती है, और उनके निर्माण में मजबूत चट्टानों की और कड़ी चट्टानों की भूमिका होती है, जिसको कि कोई जल्दी घिस नहीं सके, खराब नहीं कर सके। और इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, जब मैदानों की रचना होती है, छोटी पहाड़ियों की रचना होती है, टीलों की रचना होती है या उनका निर्माण होता है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें मुलायम चट्टानों की, कम दृढ़ता वाली, जो कठोर कम हो, उनके स्ट्रॉन्ग वो कम हो, वीक हो, सॉफ्ट हो, जैसे कि आपकी बालू, चिकनी मिट्टी, क्ले और सैंड, ये मैदान को निर्मित करने में पूरी सहायता करती हैं। जब मुलायम चट्टानें होंगी तो वो आसानी से घिसेंगी, आसानी से टूटेंगी और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकेंगी। कभी आपने पर्वत को हवा में उड़ते हुए देखा है, या किसी पहाड़ को या किसी पठार को? नहीं, वो नहीं उड़ सकते। या कभी आपने उनको पानी में बहते हुए देखा है? नहीं, वो बह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मजबूत हैं, वो किसी के साथ में नहीं जा सकते हैं, कोई उन्हें उठा के नहीं ले जा सकता, कोई उन्हें बहा के नहीं ले जा सकता। लेकिन आपने कभी जब तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो उसमें धूल उड़ते हुए देखी है, बालू उड़ते हुए देखी होगी, मिट्टी के कण उड़ते हुए देखे होंगे। वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो मजबूत नहीं होते हैं, वो संगठित नहीं होते हैं। वो आसानी से हल्के होने के कारण, छोटे होने के कारण और कम स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो हवा के साथ, पानी के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं। हिम नदियों का भी हमने पीछे नाम लिया था, हिम नदी में भी बहते हैं। हालांकि हिम नदियां आपने नहीं देखी होंगी, बर्फ की नदियां आपने नहीं देखी, आपने साधारण नदी और जो हमारी आंखों के सामने हवा चलती है वो तो देखी है, उसके साथ उड़ने वाले सामान को देखा है, धूल को देखा है, मिट्टी को देखा है। तो वो जो है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा करके फैलती है, वहां रखी जाती है जब हवा का वेग कम होता है या पानी का वेग कम होता है, और वो उस जगह पर ही छूट जाती। उस जगह पे छूटने से उस जगह का निर्माण होता है, मिट्टी के रूप में निर्माण होता है, मैदान के रूप में निर्माण होता है, ना कि किसी पर्वत के रूप में निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि फिर तेज से हवा चलेगी और वो जो भी मिट्टी वहां छोड़ी गई है हवा से या पानी से या हिमनदी से, वो फिर उड़ लेगी और उसके साथ में, या बह लेगी, उसके साथ में चलती चली जाएगी और फिर वो कहीं दूसरी जगह जा करके हमारी रुकेगी जा करके। ठीक है बच्चों? तो ये जो मुलायम मिट्टी होती है, ये हमारी पर्वतों,
पहाड़ियों, टीलों, छोटी छोटी पहाड़ियों को बनाने में सहायता करती है। अब मैदान तो आपने समझ लिया कि कैसे बना। एक जगह से मिट्टी गई, दूसरी जगह जा करके छोड़ी गई, वहां पर वो स्प्रेड हो गई, फैल गई और उससे मैदान निर्मित हुआ। टीले बालू के होते हैं। बालू एक जगह से हवा से उठाई गई, हवा के द्वारा, और दूसरी जगह ले जा करके छोड़ी गई। तो जहां हवा छोड़ती है वहां वो बालू छोटे से टीले के रूप में इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम टीला कहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां, अब जब ये चट्टानें मुलायम होती हैं तो धीरे धीरे जो मुलायम चट्टानों की पहाड़ियां होती हैं या पर्वत और पठार होते हैं कुछ वैसे, तो उनको वो हवा से या पानी से घिसते 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 वो छोटी पहाड़ियों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो उनसे छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो अब इतना आपको समझ में आया कि किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियां होती हैं जो, या उस जगह पे निर्मित आकृतियां होती हैं, उनमें शैलों का कितना योगदान होता है। किसी भी शैल के योगदान के बिना उस जगह की आकृतियां निर्मित नहीं हो सकती हैं। अगर किसी जगह पर कठोर चट्टानें हैं, मजबूत चट्टानें हैं, कड़ी चट्टानें हैं, तो वहां पर आपके पर्वत, पहाड़, पठारों जैसी आकृतियां निर्मित होंगी। और जिस क्षेत्र पर कम दृढ़ता वाली चट्टानें हैं, जैसे आपकी चिकनी मिट्टी, बालू, इस तरीके की, तो वहां पर आपकी मैदान, टीले, छोटी छोटी पहाड़ियां आदि निर्मित होंगी। तो आज हमने उच्चावच के प्रकार पढ़े और किस प्रकार में हमने किस तरह की आकृति को रखा है, बांटा है, हमने वो पढ़ा। इसको आप ध्यान से दोबारा देखिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।